जीते जी मर जाएं, उससे तो अच्छा है मर के जिंदा रहें। तो यही हुआ ना सर एंड में, मतलब उसकी जो लाइफ और उसकी स्ट्रगल है, उसके मरने के बाद फिर लोगों ने कहा कि अच्छा चमकीला भी कोई था। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। सर वाह। वो सर जो आपने वादे किए हुए थे लोगों के साथ। सर लोग बड़ा तंग करते हैं, लेकिन सर प्यार है, ये प्यार की निशानी। सर किसी को आप तंग करें ना और करते रहें, ये प्यार है। ये अनॉय नहीं होना चाहिए आपको, और हम कभी नहीं होते। हमें कहा गया था कि जी फिल्म जो चमकीला है देखें, समझें और हमसे बात करें उसके बारे में। तो सर आ गए, रेडी टू गो हैं। वाह। तो सर मुझे ज़रा टाइम लग गया फिल्म देखने में, लेकिन मैंने फाइनली कल के दिन ख़त्म कर ली फिल्म, और मैंने साथ उसके मुझे जितने। इतने दिन हो गए हैं कि आप मुझे भूलनी शुरू हो सर गई है। मैं अब फ्रेश आया हूँ, वाह। सर ऐसे ही होना चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव जरा जरा ओल्ड आएगा, मेरा बिल्कुल फ्रेश आएगा, वाह। तो वो बड़ा मजा आएगा। और दूसरा, लोगों को शायद अंदाजा नहीं है इस चीज का कि ये फिल्म देखते हुए मेहनतें होती हैं, नोट्स लिए जाते हैं, मेंटल नोट्स होते हैं, लिखते हैं हम कि जी क्या फिल्म के अंदर हमें बात है जो मैंने शो पे जाके करनी है, आपके लिए और किसी के लिए तो हम नहीं कर रही है। वाह। तो सर शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सर फिल्म तो बहुत मजेदार लगी मुझे। दिलजीत भाईजान जो हैं, आपको सलूट है सर। वो पहले तो आ चुके थे, वो आए तो वो हैं बड़ी देर से इंडस्ट्री के अंदर, जो म्यूजिक की हो जाए और फिल्म में भी एक हद तक वो पहुंच गए थे। लेकिन अब जो उन्होंने कर दिया ना, ये उनका वो है कि भाई अब मुझे बताओ अब अगला फिल्म कहाँ से आ रही है, कौन सी करानी। अब उनके पास ना वो वाली राइट आ गया है कि नो वाला राइट आ गया, यार ये मजा नहीं आया स्क्रिप्ट का, पहले नहीं था। अब उनके पास ये राइट है इस फिल्म के बाद कि जी मैंने नहीं करनी है फिल्म, मैं ये वाली करूंगा, जो इस फिल्म की भी इक्कासी करता है थोड़ी सी, जिस तरह की फिल्म का मोड है। सो व्हाट अ परफॉर्मेंस। परिणीति चोपड़ा अगेन ब्रिलियंट एक्ट्रेस। बाकी तमाम कास्ट जो है वो बहुत अच्छी है। वो जो इतने नामवर, मतलब इतने फेशियल रिकग्निशन वाले एक्टर्स नहीं थे इसके अंदर, सिवाय जो एसपी साहब थे या डीएसपी साहब थे, जिन्होंने बैठ के पूरी कहानी सुनी उसके दोस्तों से, वो भी एक मशहूर एक्टर हैं। और बाकी, लेकिन सर जरूरत ही नहीं थी इस फिल्म को, एक इतनी जबरदस्त स्टोरी, स्ट्रगल की, म्यूजिक की, सेक्टेरियनिज्म की, आपकी वल्गैरिटी की, कंटेंट की, मतलब इतना कुछ भर दिया उन्होंने इस फिल्म के अंदर। और आप समझिए ये सारा कुछ एक ऐसे कलाकार के बारे में है जो कि था, और शॉर्ट लिव्ड करियर, बट उस करियर के अंदर वो बंदा ऐसी निशानी छोड़ गया कि बहुत मजा आया। और खास तौर पे सर आपको, मुझे पंजाबी फिल्में जो हैं वो मजेदार इसलिए लगती हैं क्योंकि उसके अंदर, अब पहले ये तो होता था कि पंजाबी अगर कोई फिल्म होती थी तो उसके अंदर फिर भी हिंदी एलिमेंट रखते थे वो, ताकि ऑडियंस के लिए डाइजेस्टेबल हो। अब इसके अंदर पंजाबी पंजाबी भी बहुत चली है, तो उस लिहाज से मुझे तो बहुत मजा आया सर। वेरी गुड फिल्म। बिल्कुल बहुत मजा आया। अब वो फिर वही बात है कि हम उस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो नहीं चल सकेंगे, जो बात जहां से याद आएगी। हाँ। अभी जिस तरह आपने दिलजीत दोसांझ से शुरू किया है, हम्म। मुझे तो दिलजीत की गुड न्यूज भी बहुत पसंद है। सर। बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा, दूसरा आपने वो जो एक्टर्स का जिक्र किया ना, सो मेरा ये ख्याल है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बार बार मुझे ये लगता है, ऐसे तमाम लोग जिनके थोड़े से ज़रा लंबे रोल थे, जिसमें वो पुलिस वाला भी शामिल है, जी। वो बहुत अच्छे थे। जिनके रोल बहुत छोटे थे ना, वो बुरे थे। मतलब वो एक्टर बुरे थे। मसलन वो जो लड़के जो कहानी सुना रहे हैं, वो कोई इतने अच्छे एक्टर नहीं थे। वो जो लड़की के माँ बाप हैं, वो कोई बहुत कन्विंसिंग एक्टर नहीं नहीं। थे। ये मुझे महसूस हुआ। एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि इम्तियाज़ अली का डक्का खुल गया। हाँ जी। सो इम्तियाज़ अली जैसे लोग जो है ना, वो मतलब अनफॉर्चुनेट, वैसे तो खैर फिर भी बात है। सो किसी बंदे ने जिंदगी में दो तीन अगर अच्छे काम कर लिए हो, मैं कहता हूँ एक भी कर लिया हो तो वो बहुत होता है। लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया में ना, और अमेरिका में तो मतलब वेस्ट में तो इस तरह की रुझान है, और हमने अक्सर देखा है, मतलब वहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं सारी ज़िंदगी में एक एल्बम की होती है, फिल्म वाले होते हैं सारी ज़िंदगी में एक फिल्म की होती है टाइप, तो उधर ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। पाकिस्तान इंडिया में पता नहीं क्यों ये समझा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा आपने काम करना है और अच्छा करना है हर और दफा। अच्छा करना है। सो इम्तियाज़ अली जैसे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, अब एक जो है ना, जो डायरेक्टर है, उसके पास कहीं से भी अच्छा स्क्रिप्ट आ गया है तो उसने बना देना। इम्तियाज अली का हैंडीकैप ये है कि वो राइटर डायरेक्टर है, सो वो शायद कंसीव नहीं कर सकता किसी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट। तो जब उसका राइटर ब्लॉक लगा हो ना, तो फिर वो फिल्म भी नहीं सही बनती। अब वो जिस तरह उसकी फिल्में अच्छी भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। वो खास तौर पे वो जब आई थी ना, अल्लाह माफ करे, हैरी मेट सेजल, ओह सर।
मतलब मैं सच आपको पता शेख हूँ और मैं मतलब घर पे कोई फिल्म लगी हो तो मैं नहीं बंद करता, जैसी मर्जी हो। सिनेमा से उठ के आना पैसे खर्चे हुए सर तो बहुत बड़ी बात होती है सर हैरी मेट सेजल में मैं उठ के आ गया था कि ये नहीं हो सर, सकता। बनता था उस फिल्म पे, वो नहीं देखी गई। तो इसमें हुआ ये है कि उसको मेरे ख्याल में अब जाहिर है लिखी तो उसने खुद है स्क्रीन प्ले, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही स्क्रीन प्ले लिखना होता है। लेकिन ये है कि उसको एक बेसिकली मोटा मोटा सा जो है ना कहानी उसको कहीं और से मिल गई कि बेसिकली क्योंकि real हो life चुका था, character हाँ जी। हाँ, तो उसकी वजह से ना इसका मुझे लगता है कि डक्का खुल गया। हाँ, सो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। पॉजिटिव चीज है। अच्छा बाकी इसमें जो है ना, सो अब सीन ये है कि इसमें जब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, और वो जो तनकीद है ना वो मतलब अगेन वो दुरुस्त भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नंबर एक, मैं चमकीला साहब को नहीं जानता था इस फिल्म से पहले। मैं भी नहीं जानता, ये एक बात है। तो अब जो उसमें सबसे बड़ी जो ज्यादा तनकीद है ना वो ये हो रही है कि जी उस का ये एस्पेक्ट नहीं दिखाया जिंदगी का, उसकी जिंदगी का फलान एस्पेक्ट नहीं दिखाया, उसकी जिंदगी का ढमकान एस्पेक्ट नहीं दिखाया। अच्छा वो तो ठीक है नहीं दिखाया, लेकिन आप ये देखें कि जो कुछ दिखाया है उसमें कोई ऐसी चीज थी जो निकाली जा सकती थी। सो अगर आपने वो एस्पेक्ट्स भी लेके आने थे जो कि नहीं दिखाए गए, तो फिर उसके लिए एक चीज तो बहुत जरूरी करनी थी, और वो ये थी कि इसका रन टाइम बढ़ाया जाता, या इसको शो में तब्दील कर देते, या इसको शो में तो ये इस मतलब इस रन टाइम में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता, नहीं आ सकती वो थी। अनोइंग हो जाती बहुत। सो ये तो मेरा बड़ा पुराना ये कहना है कि अब जो है फिल्म जो है वो इसीलिए जो है ना वो कोई बहुत अच्छा मीडियम नहीं रह गया कि वो आपको अगर कोई अच्छी फिल्म, मैं तो फिल्म लगाते हुए घबराता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे होता है कि यार अगर फिल्म बुरी हुई तो मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा, और अगर फिल्म अच्छी हुई तो मैं 1.5-2 घंटे बाद जिप खोल के बैठा हूँ और मुझे समझ नहीं आएगी उनमें करना की ये मतलब फिर अगर एक चीज अच्छी है तो फिर वो लंबी चले लंबी चले तो आदतें खराब हो गई ना हमारी, हम कहते हैं ये सीजन आए फिर हम पूरा देखें उसको। हाँ। अच्छा फिर तीसरी चीज उसमें ये है कि वो जो है ना कि कई एस्पेक्ट्स को उसने हाथ नहीं डाला उसकी जिंदगी के। अगेन डायरेक्टर्स चॉइस, क्योंकि सो और पता है होगा क्या अगर इस पे मजीद फिल्में बननी शुरू हो जाती हैं, मतलब अगर ये कैरेक्टर को लोगों को इतना पसंद आ जाता है, अगेन वो बहुत ठेठ पंजाबी उस साइड के पंजाबी जो हैं उनको तो इसका ऑलरेडी पता था ही, लेकिन बाकी दुनिया को अगर बहुत पसंद आ जाते हैं और उस पर फिर चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज भी आएंगी, फिर मजीद फीचर फिल्म्स भी आएंगी, फिर शायद सीजन भी आ जाए, वो करते करते आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप मुझे बताएं कि आपको इतना कुछ पाब्लो एस्कोबार का किस तरह पता है, आप कोई एक फिल्म या ड्रामा पॉइंट नहीं कर सकते। एक बैटरी ऑफ वर्क है, कंटेंट है ज्यादा सारा, तो वो अब हमें पता सारा कुछ है उसका, लेकिन हमें भी नहीं पता कि कौन सी चीज बिट हमने कहां से उठाई। हाँ। सो ये चीज हो गई। तीसरी एक और चीज ये है कि इसमें जी वो भी एतराज आ रहा है कि इम्तियाज अली जो है ना उसने जो सही मानों में ऑथेंटिक पंजाब है वो नहीं उसने दिखाया, और उस तरह से ऑथेंटिक ये फिल्म नहीं है। अच्छा मेरे तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि मेरा एक पॉइंट इस फिल्म के ऊपर आगे मैं बताऊंगा वो इसी से मुतल्लिक है एक्चुअली। हाँ अच्छा उसमें ना दो चीजें, एक तो उसमें ये भी है ना कि जी ये आपस में उर्दू क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब हिंदी उर्दू वटेवर, ये पंजाबी क्यों नहीं बोल रहे, वहां पे आपस में कौन उर्दू बोलता है। और ये बात ठीक है, मतलब वहां को छोड़ो, लाहौर में मैं और आप आपस में उर्दू नहीं बोलते जब शो ना कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि वो जिस ऑडियंस के लिए बना रहा है, अगेन इम्तियाज अली जो है वो पंजाब का डायरेक्टर ही नहीं है, मतलब उसकी ऑडियंस ही वो नहीं है, उसकी ऑडियंस हम है, ठीक है, तो वो उसने इनके लिए बनानी है तो वो तो उर्दू करेगा। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर वो कोशिश ये करता ना, वो कहता ना कि जी मैं आपको बताता हूं कि ऑथेंटिक पंजाब क्या होता है और उस दौर में क्या हुआ था, उसने नहीं किया। वो अगर करता तो वो झूठा लगता। वो ये अभी जो है ना फिल्म, अगेन बहुत एस्पेक्ट इसमें मिस हो गए होंगे, हो सकता है कुछ जगह पे उसने बदयांती भी की हो कि उसको एक चीज का पता हो और उसने कहा हो कि यार ये मेरे नैरेटिव के साथ नहीं जाती, तो उसने वो बदयांती में निकाल दी हो या चेंज कर दी हो, उसमें को मैनिपुलेट भी कर दिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए बना रहे हैं। और क्यों वो हमारे लिए बना रहे हैं? क्योंकि वो भी हमारे जैसा है।
ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं अब म्यूजिशियन हूँ, अपने आप को मैं समझता हूँ या नहीं? सिर्फ हैं। थैंक यू। तो मुझे ना एग्जैक्टली अंदाजा है कि रैप कैसे बनता है, ठीक है, लेकिन मैं कभी बनाऊंगा नहीं। उसकी वजह ये है कि मैं जिस दिन रैप बनाऊंगा ना वो झूठा लगेगा क्योंकि वो मेरे अंदर से निकला ही नहीं है सर। वो। सो ये फिल्म मेरे ख्याल में कामयाबी इस वजह से हो गई कि इम्तियाज अली ऑथेंटिसिटी के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो पड़ जाता तो उससे बननी नहीं थी। वो पंजाबी है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि क्या होता है। वो रिसर्च करने जितनी मर्जी निकल भी जाता, फिर भी बात है बड़े सालों में बनती, शायद कामयाब हो जाती। मुश्किल था भी, बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ पे वो जो है ना को 22 फिल्में बनी है जग्गे पे, वो जिस पे मशहूर भी है ना जग्गा टैक्स जिस बंदे के नाम पे, तो वो उसमें से 21 फिल्में ये पप्पू गुजर ने वाली फैमिली ने बनाई है, बेसिकली जग्गे की फैमिली ने। और उनमें से कुछ 16 मेरे ख्याल में हिट हुए, और एक फिल्म है जो कि आउटसाइड फैमिली किसी ने बनाई है, और वो तो फ्लॉप है। सो ये जो है ना, मतलब जिस तरह इम्तिहान में होता है ना कि आपने जब भी पेपर दिया होगा, आपको यहाँ पे किसी बड़े ने जरूर बताया होगा कि ये ना देखो कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, वो लिख के आओ जो तुम्हें आता है। सो आर्ट में भी ना मुझे ये लगता है कि सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो करके आना चाहिए जो आपको आता है सर। तो मतलब फिर भी बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे कामयाबी क्या है कि ऑडियंस जुड़ी रही या छोड़ के चली गई। मतलब मैं तो बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन, आई एम सॉरी, लेकिन मतलब मैं कोई हाईवे का ज्यादा फैन नहीं हूँ, ठीक है। मतलब क्योंकि अगेन लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि लोग कहते हैं जी वो मैसेज बड़ा अच्छा दिया उसमें। वो मतलब क्या फर्क पड़ता है कि मैसेज क्या है। मैं छोड़ गया, मतलब छोड़ी तो नहीं, मैंने देखी पूरी, लेकिन मैं बहुत जगहों पे मेरा था कि यार बस मेरे से नहीं हो रहा। हालांकि एक्सेप्शनल म्यूजिक, लेकिन इसमें वही बात है कि ये फिल्म जो है आप एक खास हद से आगे चले जाते हो, फिर आप छोड़ नहीं सकते, फिर आप फिर आपने एंड तक जाना है इसमें। तो ये कामयाब और सर बाकी इम्तियाज अली के से एक चीज तो बहुत अच्छी थी जिसमें वो ऑथेंटिक रहा। वो अगर रखता ना, फर्ज करें शाहिद कपूर को, या रखता रणबीर को, या किसी और को, रणवीर सिंह को रख लेता, उसका एक बहुत बड़ा मसला था कि वो शायद कर भी लेते, डिलीवरी दे पाते, लेकिन एक तो जैसे आपने कहा टाइम बहुत लगता, उनको पहले सीखना पड़ता, उनको थोड़ा डायलेक्ट चेंज करना पड़ता। दिलजीत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी इसी फील्ड से है बंदा, और वो कबीर सिंह और उड़ता पंजाब में शाहिद कपूर ने पंजाबी ठीक मुनासिब बोल ली थी, वो डायलॉग की हद तक है। उसमें मौसीकी करना है एक टोटली डिफरेंट एनिमल है जिसको आपको करना होता है। तो वो अगर दिलजीत ना जिसको ना लाता वो, तो वो उसको टाइम भी ज़्यादा लगता और शायद वो ये इम्पैक्ट उसका आता ही ना। और लास्टली इसके अंदर मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि जो उसने अपनी पग उतार दी ना, जो टर्बन होती है, वो भी एक बड़ा स्टांस था, और वो भी उसी चीज़ को कहता है कि शायद ऑडियंस को एक डिफरेंट एंगल से वो डील कर रहा था कि मतलब वो प्योर पंजाबी रहना भी नहीं चाहता था, लेकिन गायकी उसकी जो सारी पंजाबी के अंदर थी। बट उसने थ्रू आउट द फिल्म, जैसे चमकीला खुद भी था, उसने वो अपना सिंबल जो था कल्चर का वो हटाया। तो प्रोटेस्ट उसका शुरू से चल रहा है फिल्म में, वो कोई बीच में जाके उसके नहीं किया उन्होंने, और बीच में पहन भी लेता है, बीच में उतार भी लेता है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि उसने बीच में ये एंगल भी रखा। वो बल्कि मैंने पढ़ा है कहीं पे कि ए.आर. रहमान ने तजवीज़ दी थी इम्तियाज अली को कि अगर दिलजीत ना माना तो फिर कंसिडर कपिल शर्मा फॉर द शो, हाँ, फॉर द फिल्म। वो शायद था क्योंकि वो जुबान से उतर नहीं थी उस तरह लैंग्वेज, और ये तो ज़ाहिर है दिलजीत तो खैर है ही, उसकी बोली ही है। वैसे भी कपिल भी तो पंजाबी है, कपिल भी पंजाबी है, तो सर बारह गा भी लेता है। हाँ। और इसके अंदर एक जो ये वाला पॉइंट है कि इसमें मैं ऐड करता जाऊं, तो आप देखेंगे फिल्म जो है उसके अंदर एक एनिमेशन का बहुत रोल है इस फिल्म के अंदर। एक तो वो जो कट ऑफ्स है ना जिसके अंदर वो प्योर एनिमेशन करते हैं, दूसरा आप देखें कि जब वो अपने प्योर ठेठ पंजाबी गाने गा रहे होते हैं, साथ उर्दू में उसकी एक ट्रांसलेशन आ रही होती है चंद लिरिक्स की। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि वो ये नहीं कर रहा इम्तियाज अली के जी मैं जो हूं इसको पंजाबी से हट के कर रहा हूं, मैं इसको एक अवाम सारे के लिए डाइजेस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वजह से कि क्योंकि बुनियादी तौर पर फिल्म तो म्यूजिशियन के बारे में और उसके म्यूजिक के बारे में और सब कुछ उसके इर्द घूमता है। तो उस म्यूजिक की लिरिक्स जो है, अगर इसके अंदर इल्जाम लगता है वल्गैरिटी है, किसी को पंजाबी नहीं आती उसको समझ ही नहीं आएगी वल्गैरिटी क्या है, वो फिर उसके अंदर उर्दू लिख के बताता है। इसलिए
उनकी जो आपसी कॉन्वर्सेशन है, अगर वो फुल पंजाबी में करता तो आपको आधी ज़्यादा उनका जो रोमांस है या उनकी रिलेशनशिप है या उनका जो स्ट्रगल है वो आपको उसकी सही समझ ना आती। बहुत सारे लोगों को आ जाती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे कह रहे हैं उसकी ऑडियंस है उसको ना भी आती। सो इस वजह से उसने इसको डाइजेस्टेबल बनाया उनके लिए। लेकिन फिर भी मेरे अपना ख्याल है, शुरू में मैंने कहा इसमें पंजाबी नॉर्मल एक पंजाबी फिल्म से फिर भी ज़्यादा है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। बाकी एनिमेशन जो है सर, वो व्हाट अ वे टू यूज़ इस किस्म की जो चीज़ है कि मतलब जैसे वो दूसरी दफ़ा जब उसके सामने वो तीन बैठते हैं रिलीजियस जो उनके लीडर्स होते हैं और वो कहते हैं कि तूने शराब भी नहीं पीनी, वल्गर गाने भी नहीं गाने और बीड़ी नहीं पीनी, चौथी शर्त या तीसरी शर्त थी। वो गाड़ी में बैठता है, वो कहता है ऐसी की तैसी मैं सीधा बीड़ी लगाऊंगा और उसके ऊपर वो कट करता है सीधा एक ज़बरदस्त सी एनिमेशन में जिसमें उसका दोस्त भी देख रहा है, वो बीड़ी लगा रहा है, माचिस दिखाई, फिर टैक्सी वाला कैब वाला शीशे में उसके आंखें दिखाई। तो सर ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी मैं कहूँगा बड़े अच्छे एक ग्लू है इस सारी चीज़ को जोड़ने में। ऑडियंस की विजुअली भी उनको ब्रेक मिल जाती है और प्लस अमूमन ऐसा इंडियन फिल्म्स में होता नहीं, और एनिमेट जिसने भी किया है बहुत ज़बरदस्त जॉब की। इवन वो सीन जब वो ख़वातीन दिखाई हुई हैं छतों पे खड़ी हुई हैं और वो छत गिर जाती है लेकिन वो गाता रहता है उसके बाद, सो वो भी उसके अंदर बहुत बहुत डेप्थ थी इस सारी चीज़ के अंदर। एनिमेशन कटअवेज जो थे वो मुझे बहुत पसंद है इसके। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें ना ये भी एक वो चीज़ जो है वो अगेन मसला ये है कि जिस तरह उसका एक शुरू में सीन था, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कितने मिनट पे वो सीन था जिसमें वो दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और वो कहती है दरवाज़ा खुला है आज। वो एग्जैक्टली वो मोमेंट था जिसके बाद मुझे ये ख्याल नहीं आया कि मैं मोबाइल पे अपने नोटिफिकेशन चेक कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। सो मैं हुक हो गया फिल्म में और मैं उसके बाद फिल्म के साथ वो आपको हुकिंग पॉइंट एंड तक। अच्छा, ज़रूरी नहीं, वो ये नहीं है कि वो सीन पर्टिकुलरली इतना बड़ा था, हो सकता है हो कि मैं उस सीन की वजह से मैं फंस गया। मसला ये है कि वो कहानी शुरू हुई, अब मैं कहानी के साथ हूँ लेकिन मैं डिस्ट्रैक्टेड भी हूँ, करते करते वो उस जगह तक जब पहुंची तो फिर मैंने कहा जी अच्छा अब मैं इन्वॉल्व हूँ पूरा, अब मैं सारा कुछ चल रहा हूँ। सो इसीलिए वो जो पूरा अब जो फिल्म मेकिंग जो है ना उसमें अब बकायदा अगेन एल्गोरिदम्स आ गए हुए हैं। अब जब आप फिल्म बनाने बैठते हो तो आपके पास लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि जी तीसरे मिनट पे बंदा कुछ खा रहा हो, पहले मिनट में आपने इस तरह का बैंग देना है, 7वें मिनट में ये हो। ठीक है, अब फिल्म बनाना जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदे ने सोचा और फिल्म बना दी, नहीं 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 नहीं, अब साथ आपके डेटा वाले लोग होते हैं। सो अगेन वो जैसे जो आपको ऑथेंटिक लगता है ना वो वैसी ऑथेंटिक चीज नहीं बन सकती अब, क्योंकि अब फिल्म बिजनेस जो है ना उसने ये कि कहां पे बंदा आप अपने पकड़ लेना है। ऑडियंस शिफ्ट हो गई है ना, और आपने वो जब अब बंदे को पकड़ के रखने वाले गेम है, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं। और ये तो शायद फिल्म ऐसी है कि आई डोंट नो शायद लगी होगी थिएटर्स पे, बट इट्स नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। सो इसने लगना ही बेसिकली पहले दिन इसने आ जाना टीवी के ऊपर भी। सो जिस घर पे टीवी का तो सबसे बड़ा रौला ये है ना कि घर दी घंटी बज गई है, मोबाइल बज गया है, अम्मी ने दही लैन भेजता है। ठीक है, तो इसमें आपने वो ग्रिप कैसे करना है, तो फिर वो उस पे पूरी इंजीनियरिंग होगी। उसमें वो ये नहीं होगा कि जी मेरा विजन और मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा ये वो सारा कुछ। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज जो इसमें अगेन फिर भी बात है ना कि हमें नहीं पता कि इसकी कहानी के कौन से एस्पेक्ट थे जो बिल्कुल ठीक बताए गए, कौन से थे जो चेंज किए गए, कौन से थे जिन पे नजर ही नहीं डाली गई। ये सारा कुछ उसने जो किया है ना, और उसके पास ये करने का मार्जिन भी था और उसको करने की जरूरत क्या थी, उसकी वजह ये है कि अगेन इम्तियाज अली की जो ऑडियंस है ना, हम इम्तियाज अली की सारी फिल्में देखते हैं, ठीक है, हम उसकी ऑडियंस हैं, हमें अच्छी भी बहुत लगती हैं, हमें बीच में बुरी भी लगती हैं, लेकिन हैं। हम इस तरह का जो हम चमकीले का म्यूजिक था ना, वो म्यूजिक हमारा यॉनरा नहीं है। ठीक है, अब अगेन चमकीला मस्ट बी अ ग्रेट सॉन्ग राइटर। ठीक है, मतलब अगर लोग उसको उस दौर में इतना पसंद करते थे और आज भी करते हैं, दिलजीत दोसांझ कहता है मैं उसका फैन हूं, मतलब उसकी एल्बम ब्लैक हो रही है तो फिर बड़ा स्टार है ना। हाँ, तो वो सॉन्ग राइटर कमाल का है, लिरिसिस्ट जिसको मैं कहूँ, सॉन्ग राइटर में तो कंपोजर भी आ जाता है, तो वो बहुत यकीनन कमाल का है। लेकिन बात ये है कि आप और मेरे जैसे लोग जो कि जिनको फिल्म भी पसंद आई, ये भी नहीं कि जिन्होंने कहा जी फिल्म नहीं थी अच्छी, फिल्म भी पसंद आई, कैरेक्टर भी पसंद आया, लेकिन हमने इसके बाद भी उसको गूगल नहीं किया कि अच्छा जी दसो चमकीला कौन सी, अच्छा चमकीले की कहानी में घुस जाए हम। वो सारा कुछ हमने क्यों नहीं किया कि ही मस्ट बी अ ग्रेट लिरिसिस्ट,
लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर जॉनरा है ना, वो पंजाबी बोली टप्पे टाइप एक वो जो है ना कंटिन्यूअसली वो गाए जाने वाला एक धुन पे, वो हमारा यॉनरा ही नहीं है। अच्छा अगेन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो यॉनरा अच्छा नहीं है, वो यॉनरा तो कोई भी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, यॉनरा तो यॉनरा होता है। और फिर वही बात है कि मेरे जैसे बंदे को तो ये, बल्कि मैं अपनी लाइल्मी और दूसरा अपनी सुस्ती और तीसरा अपनी नालायकी है मेरी ये कि मैं अभी तक उस यॉनरे के साथ इस तरह से जुड़ नहीं सका, क्योंकि म्यूजिशियन का तो ये काम ही नहीं है कि पसंद ना पसंद, म्यूजिशियन का काम सब है कुछ हर सुने। चीज सुनना। लेकिन बहरहाल हम वो एक आम आदमी जो मेरे जैसे जो बंदा है ना, वो मतलब मैं म्यूजिशियन तो अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि मेरी एक डेफिनेशन है म्यूजिशियन की, और उस डेफिनेशन पे मैं पूरा उतरता हूँ, वैसे मैं हूं या नहीं हूं। वो ये है कि एक गाना जो बना ही नहीं है, जो है ही नहीं गाना, अगर आप उसको कंसेप्चुलाइज कर सकते हो ना, अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा ये धुन होगी, इधर ये बजेगा और इधर ये बजेगा और ये कंप्लीट होके ऐसा को साउंड करेगा, तो वो ऐसे बंदे को मेरा ख्याल है वो म्यूजिशियन है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर्मेटिव ईयर्स में आपके, दूसरा ये है कि आपके घर वाले कैसा म्यूजिक सुनते थे, ये वो सारी चीजें हैं कि जिससे आपका एक वो टेस्ट सा बन जाता है, उसमें ना कुछ ठीक है ना कोई गलत है। मतलब अगेन जिस तरह मैं नुसरत फतेह अली खान के अलावा मैं कवाली फैन ही नहीं हूँ, राइट। ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कवाली कोई हल्की चीज है, कवाली कमाल चीज है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं सुनते थे टाइप सीन। तो इसी तरह चमकीला जो म्यूजिक है ना, चमकीले का, वो हमने अगेन, मैं अब मुझे यकीन है कि उसके कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाए ना, तो हम उसकी लाइनें ऐसी ऐसी आएंगी, हम कहेंगे ओए 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 पाड़ दी। लेकिन एज सुनने के तौर पे कान की हद तक जो है वो ऑटोमेटिकली आपको उस तरह अट्रैक्ट नहीं करता। और नहीं, उनको करेगा, हमें नहीं नहीं करेगा, हाँ। हमने कुछ और। हाँ सर, लेकिन बाकी अब देखें ना, क्योंकि प्योर, आप सॉरी आपकी बात सो मैं सिर्फ ये कहता है कि इम्तियाज अली को ये पता था कि मैं ये सारा कुछ कर सकता हूं, मैं उसकी जिंदगी को शायद थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न भी कर सकता हूं। उसकी वजह ये कि मेरी ऑडियंस ने तो ये देखने के बाद भी जाके शायद नहीं चेक करना कि अच्छा की होया सी। सर बाकी सर, अगर इम्तियाज अली जैसे एज ए डायरेक्टर है, तो उसकी अगर आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे, उसकी अच्छी फिल्में हैं, वो अमूमन एक ट्रेजेडी के अराउंड रिवॉल्व कराती हैं। ये भी ट्रेजेडी थी, रॉकस्टार भी एक ट्रेजेडी थी, हाईवे भी एक ट्रेजेडी थी, मतलब उसमें लेकिन आलिया भट्ट लॉन्च हो गई एज ए हार्डकोर एक्ट्रेस। रॉकस्टार कहा जा सकता है रणबीर कपूर की एक वो फिल्म थी जिसके अंदर वो उसने अपनी एक और साइड दिखाई, तो मतलब उन दोनों को और एंड में जाके इत्तेफाकन वो मिल गई, शादी भी होगी उनकी। बट तमाशा अब इसके अंदर दिलजीत जो है, अब उसको भी उसने दिखाया बड़े पहलू के अंदर है, मतलब उसकी कॉमिक सेंस भी, कॉमेडी भी कर सकता है उसके अंदर, उसकी जो सीरियस साइड है वो भी दिखाई है। लेकिन इसके अंदर से जो बेस्ट चीज थी मेरे लिए वो ये थी कि इन्होंने जिस तरह म्यूजिक को यूज करके इंडस्ट्री की, और तमाम इंडस्ट्री की, एंटरटेनमेंट की हद तक, म्यूजिक की हद तक, फिल्म की हद तक, किसी भी स्टार के ऊपर जो प्रेशर हो सकता है वो डाला। जैसे इसके ऊपर एक प्रेशर आया बंदे के ऊपर कि यार तुम जो गा रहे हो तुम वो नहीं गा सकते। अब ये तो बड़ी गलत बात है ना सर, कंटेंट रेगुलेशन देखें आपके ऊपर मेरे ऊपर भी हो सकती है, हम तो तब जाते हैं कि यार रोकते क्यों हमें, ये तो हमारी एक्सप्रेशन है। उसकी एक्सप्रेशन रोकी, वो एक दफा फिल्म में उसने की, बात मानी और उसने चेंज कर दिया। वो चला गया उनकी तरफ कि भाई आपकी तरफ से, जैसे उसने करतारपुर का भी जिक्र है और ननकाना का भी जिक्र है, तो उधर चला गया, वो गाने बनाए, वो भी हिट हो गए क्योंकि वो स्टार था, टैलेंटेड आदमी था। मसला ये हुआ कि उसको पुलिस वालों ने कहा कि यार तुम ये गाने नहीं बना सकते, तो वो उसका बेस्ट था, वो कहता है यार कि वो कहते हैं मैं ये नहीं बना सकता, आप कहते हैं मैं ये नहीं बना सकता, मैं किधर जाऊं। फिर उसने उसके बाद वल्गैरिटी वाली एल्बम उसने कह दिया था उनको कि मैं एक लॉन्च होएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं था, हम कर लेंगे। गाए उसने जरूर, फिर जाके फिर रुकते रुकते फिर उसने गाए, और उसकी जबरदस्त बात थी, कहते यार मैं खड़ा हुआ हूं, इतना सामने बंदा है, वो चीज सुनना चाह रहे हैं। और उसका दोस्त कहता है कि चमकीला इस मामले में कमजोर था कि वो ऑडियंस जो है उनको छोड़ नहीं सकता था। वो कहता है यार मैं तुम तो स्टार होता है ना सर बंदा जब, और बाद में एंड में जब थ्रेट लेवल उसका फुल हो गया था, जब उसमें दिखाते हैं उसमें गोली शोली भी चली, उसके बाद उसकी लाइन है सर, बेस्ट डायलॉग है, मैं आप बोल देता हूँ। वो कहता है जीते जी मर जाए उससे तो अच्छा है मर के जिंदा रहे। तो यही हुआ ना सर एंड में, मतलब उसकी जो लाइफ और उसकी स्ट्रगल है, उसके मरने के बाद फिर लोगों ने कहा कि अच्छा चमकीला भी कोई था। और वो एंड में सिनेमा वाला सीन जिसके अंदर उसका गाना लगता है, उसकी वीडियो, म्यूजिक वीडियो आती है सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर लोग नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी टोन्स जो इम्तियाज अली ने यूज की हैं, परफेक्टली डिलीवर्ड बाय दिलजीत और परिणीति, वो इतनी मजे की हैं कि उससे हर बंदा रिलेट कर सकता है लेवल पे कि यार रेगुलेशन भी हो सकती है। और इसके अंदर तो रेगुलेशन नहीं थी, एक रिलीजियस एंगल भी था उसका, उसकी बरादरी ने कहा कि यार तुम हमारी मुआशरे को खराब कर रहे हो। तो सर देखें आप कि मुआशरा खराब हो रहा है वाली चीज चमकीले ने भी फेस की।
हम भी फेस कर रहे हैं। तो ये मुआशरा जो है सर बदतदरीज खराब ही होता जा रहा है, और ये खराब होता रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि इसको हमारी वजह से या उसकी वजह से खराब हो रहा है। मुआशरा तो खराब हो रहा है बहुत बहुत चीजों की वजह से। और इसमें रेगुलेशन वाली जो एंगल था मेरे लिए, तो वो बहुत हुकिंग पॉइंट जैसा आपका वो वाला सीन था, मेरे लिए ये था कि यार ये बात कितनी मजेदार हो रही है और देखते हैं क्या करता है ना। मैं इसलिए हुक हो गया कि ये क्या करेगा, और उसने कहा कि मैं करूंगा, और उसको मार दिया उस वजह से। सो व्हाट अ कंप्लीट वे, मतलब जितना रन टाइम था उसका, उसमें आप सही कह रहे हैं यही इशू डिस्कस हो सकता था, और करते तो बहुत मुश्किल था। मैं उसके वालिद के साथ उसकी रिलेशनशिप थी कि वालिद वाज अ ड्रंक, वो भी उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में 2-4 एपिसोड तो हो सकते थे, बट उन्होंने उसको बड़ा लाइट रखा। और दोस्तों के साथ मसले, जिसको वो कनाडा नहीं लेके जाता, उसके ऊपर भी वो बड़ी बात होती थी। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट जो रखा वो ये था कि यार रेगुलेशन, उसमें थोड़ा रिलीजियस एलिमेंट डाल दिया, लेकिन उसकी स्ट्रगल फिर कि नहीं भाई ऑडियंस मेरी है, उनको मैं दूंगा जो मैंने देना। बड़ी जबरदस्त बात है। असल में ना मुझे जो सबसे अच्छी फिल्म की बात लगी वो बात लगी ही ये। सो वो जो है ना उसमें मतलब अगेन कुछ लोगों को लगता है कि उसको विंडिकेट किया गया है फिल्म में। मेरा तो ख्याल है कि मतलब शायद किया भी गया हो, मतलब जाहिर है वो अब अगेन यहाँ पे या कभी भी आप जब आप किसी को मार ही दोगे ना, ठीक है, तो उसका फिर जब भी तस्करा आएगा, उसने भले कुछ ही क्यों ना किया हो, आपकी एक हमदर्दी जुड़ जाएगी उसके साथ, ठीक है, क्योंकि आपने उसको मार ही दिया, मतलब उसको उस पर ट्रायल ही कोई नहीं हुआ, आपने ढा और कर केस दिया। भी फर्क कर दिया। हाँ, तो अब वो विंडिकेट इस वजह से आप समझ रहे हैं कि उसको किया, तो फिल्म में तो वो, मैं तो ये कहता हूँ कि उसको जैसे मर्जी दिखाते, आप उसको किसी भी लाइट में उसको एक्टर को दिखा देते, क्योंकि आपने उसको मार दिया था ना, उसने विंडिकेट तो हो ही जाना था। अच्छा, जहां तक अदरवाइज बात है ना, मुझे लगता है कि उसको ना बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं की गई, और यही जो है वो उसकी कामयाबी थी, मुझे लगता है इम्तियाज अली की। मसलन उसको परिणीति चोपड़ा से 2 रुपए की भी मोहब्बत नहीं थी। उसका सीधा सा था कि मुझे चाहिए लड़की साथ गाने वाली, ठीक है, बाकी भाग जाती हैं, ये कहती है शादी कर लो तो मैं टिक जाऊंगी, वो झूठ भी बोल देता है। बाद में भी मुझे बताएं पूरी फिल्म में उसने अपनी बीवी से कहाँ अफेक्शन शो किया, एक जगह नहीं, 1 रुपए की अफेक्शन नहीं शो की, उसको थी ही नहीं। अच्छा, दूसरे इसी तरह ये जो अश्लील गाने थे, जो वल्गर सॉन्ग्स थे, अच्छा फिर वही बात है, वो उसने धार्मिक भी बना दिए, पब्लिक को उसने वो, अच्छा वो धार्मिक भी रिकॉर्ड सेल हुई थी, इसका मतलब गाने वो अच्छे बना लेता था, उसको बेसिकली स्किल आता था गाना बनाने का, तो उसको आप कहते हैं मिली नगम में बना दो, वो बना देता, उसको कहते कुछ भी कहते हो, उसने ठोक देना था। अच्छा, लेकिन अगेन वो जो है ना, वो जो उसका बेसिकली नशा कुछ और है, उसका नशा पैसे कमाना भी, मतलब पैसे तो जाहिर है एक सक्सेस की बाय प्रोडक्ट है ना पैसे, लेकिन वो जब एक एंड में जब मसला होता है तो वो पूरी तिजोरी खाली कर देते कि यार ये उसको ये दे दो, उसको ये दे दो, पैसों का मसला नहीं है, ये काम चालू रखो। ठीक है, वो काम चालू रखना क्या है, वो बेसिकली उसको नशा है ऑडियंस का, जो कि ज्यादातर बहुत बड़ा नशा है सर, जो कि ज्यादातर लोग जो कि मतलब आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, मतलब जो भी है ना एग्जीबिशनिस्ट, वो किसी भी तरह का एग्जीबिशन करता है, वो आर्ट का करता है, वो किसी भी चीज का करता है, वो मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो गांधी साहब से थोड़े दिन पहले किसी ने सवाल किया कि जी वो आप वहां पे, तो आप अमेरिका बैठते हैं या मलेशिया बैठते हैं और आप ऐसी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान में लोगों के लिए करना बड़ा मसला है, तो आप लेकिन एड्रेस पाकिस्तान को कर रहे होते हैं, और ये वो, तो वो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब था। उन्होंने कहा कि जी मैं तो जाहिर है जिस जगह से पला बड़ा हूँ, जो मेरी कौम है, मैंने तो उसी को एड्रेस करना है, और ये तो असबाब ऐसे बन गए कि आज वो सोशल मीडिया है, तो मैं वहां बैठ के एड्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर असबाब ये ना बनते तो मैं मर जाता, वो जगह ना छोड़ता, क्योंकि मैंने तो एड्रेस करना है। ठीक है, ये जो एक आपके अंदर, जब आप वो ऑरेटर हो या कुछ भी आप ऐसे हो जिसमें आपका पब्लिक के साथ वो जो है ना, वो आप, वो एक अलग नशा, वो ना ठीक कर रहा था ना वो गलत कर रहा था, वो उसको बस ऑडियंस चाहिए थी सर। बिल्कुल, और देखिए ना उसके अंदर उस चीज को वो फिर ओनरशिप लेते हैं ना अपनी ऑडियंस की, कि यार मेरी ऑडियंसशिप जो अब मैं कर रहा हूँ वो नहीं है, मेरी ऑडियंस वो है, और वो टूर रहा उसके साथ, उसके पीछे उसको मार दिया। लेकिन सर मुझे ये बताएं, अब इसमें म्यूजिकल हद तक आ जाते हैं जरा, क्योंकि आप जरा ज्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं। तीन चीजें, एक तो वल्गर सॉन्ग्स पाकिस्तान में भी होते होंगे, बनते होंगे, उनके ऊपर भी ऐसे मसले आते होंगे। दूसरा
पंजाबी म्यूजिक एज अ होल, अगेन हमारे मुल्क में कितना को है, मतलब मुझे तो सुनने को नहीं मिलता उस तरह से, हैं गाने बट नॉट आपका। अब जैसे रैप आपने जिक्र किया पहले कि आप कर सकते हैं बट आप नहीं करते, बट कुछ लोग जो हैं वो रैप ही करते हैं, जो हमारे अब अप एंड कमिंग कुछ स्टार्स हैं वो रैप को यूज़ करते हैं और पंजाबी रैप ही करते हैं वो ज़्यादा, शायद वो ज़ुबान से उतरती ज़्यादा मज़े की है कि लोगों को मज़ा आता है उसके ऊपर। और तीसरा सवाल देखिए इसके अंदर जो आपने कहा ना, परिणीति को उसने मोहब्बत नहीं करता था बट उसको रखा, तो ड्यूएट वाला बात है कि यार आप दो सिंगर्स हों, वो तो मैंने कभी नहीं देखा इस मुल्क के अंदर कि यार एक लड़की को साथ रखा हुआ है जो कि गा भी रही है, मेरी पार्टनर भी है और मैं भी बीच में आ रहा हूँ, स्टार वही होगा, बट उसने हर अपने कॉन्सर्ट में हर चीज में उसको साथ रखा। तो सर ड्यूएट वाला कल्चर तो यहाँ मैंने कभी देखा नहीं। पंजाबी यस, अब फिर से ना, और वल्गर सॉन्ग्स जो हैं यहाँ पे, जो हमारा मुआशरा इतना सख्त है उसके अंदर अभी भी आते हैं, नहीं आते? सर इसमें एक तो जो म्यूजिक की आप बात करें ना, तो अगेन फिर वही बात है, इसमें ठीक गलत तो कुछ हो नहीं ना सकता, ये तो अपनी अपनी पसंद है। अब वही बात है कि रहमान ने जो उसके गाने किए हैं चमकीले वाले, वो वेरी वेल अरेंज्ड, वेरी जैसे वो करता है, जैसे वो करता है, साउंड ही, इंजीनियरिंग ही कमाल है मतलब, तो वो सब कुछ बड़ा जबरदस्त है। लेकिन फिर वही बात है, मुझे पसंद वो हैं जो दूसरे गाने हैं, जो इसके अपने हैं, जो चमकीले के नहीं हैं, जो मतलब जिस तरह विदा दे है, हाँ जी, वो विदा दे पे बंदा रह जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा म्यूजिक वो वाला है। तो बाकी जो पंजाबी की बात है ना, यहाँ पे बहुत पंजाबी म्यूजिक बनता है, और यहाँ पे हमारा मसला ये है कि हम अगेन और सोसाइटी में बैठते हैं और तरह का म्यूजिक सुनते हैं। अदरवाइज ये हीरा रिकॉर्ड्स और दूसरे इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं जो कि साउथ पंजाब और इधर उधर का आपको करते हैं। मतलब यहाँ पे वही बात है ना कि हमें लगता है कि यही 12-15 लोग हैं जो पाकिस्तान में म्यूजिक कर रहे हैं या उससे पैसे कमा रहे हैं। बात ये है कि वो यहाँ पे शफा अल्लाह रोकड़ी का किसी को पता ही नहीं है, यहाँ महक मलिक का किसी, मतलब यहाँ से मुराद है कि पाकिस्तान में सबको पता है, लेकिन ये जो एक छोटे से बबल में हम रहते हैं ना, मैं और आप, इधर नहीं किसी को पता। वो इनके मतलब महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 45 शोज होते हैं। मतलब शफा अल्लाह रोकड़ी तो फौत हो गया, लेकिन अब उसका बेटा कर रहा है। तो इस तरह के ये जो जितने लोग हैं ना, ये क्रेजी फॉलोइंग है इनकी। ये मतलब ये जब गाना फेंकते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी जल्दी इनको हिट्स पड़ते हैं। तो वो एक पूरी दुनिया चल रही है। जहां तक बात है उनकी गानों की, जो क्या कहते हैं, अश्लील सॉन्ग्स या वल्गर सॉन्ग्स यहाँ पे ज्यादातर जो है ना रिकॉर्ड नहीं होते, और वल्गर सॉन्ग्स जो हैं वो कुछ अगर रिकॉर्ड हो भी जाते हैं तो वो अनोनिमसली रिलीज किए जाते हैं। आप रिकॉर्ड ना होने का मतलब है कि परफॉर्म होते हैं, रिकॉर्ड नहीं होते। हाँ, और जब वो रिकॉर्ड अगर कोई यूट्यूब पे डाल भी दे तो वो एज अनोनिमस सॉन्ग रहता है। अच्छा, फिर इसमें जो वल्गैरिटी वाला वो भी बात है ना, सो अगेन इसमें जो है वो जिक्र हुआ उन गानों का भी जिसमें वो बेसिकली कह रही है भाभी जो है वो जेट्स के साथ यूं कर ले तो जेठ भाभी के साथ फलाना कर ले टाइप। फिर उसमें जो है वो कुछ थोड़ा बहुत, शायद मुझे तो पता नहीं है वो, लेकिन इस तरह की भी बातें शायद उसके गानों में हैं, मैंने कहीं सुनी है कि जी वो थोड़ा से को रेप का आंसर भी उसमें है। अच्छा, फिर वही बात है कि ये इस तरह की चीज़ें वो हैं जो कि अब आके जिनको हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि अब वो जो है ना, मतलब हमें वो बताया जा रहा है कि वो जेंडर स्टडीज़ में कि जी ये चीज़ें बहुत गलत हैं। पहले ये चीज़ें जो हैं वो की जाती थी, मतलब की जाती मुराद है कि कहीं गाई जाती थी। ये पहले इतना मसला नहीं था। अब तो कोई बंदा कैंसिल हो सकता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। कल्चरली एक वो ज्यादा एक्सेप्टेबल थी। एक्सेप्टेबल तो कभी नहीं होनी चाहिए इस चीजें, बट तब जरा ज्यादा थी आज की बनिस्बत। मतलब बेसिकली ये है कि आज भी जिसको तो तब बेसिकली कोई एक स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई एक मतलब उस तरह से ना पूरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोई वो आपके पास लाइन नहीं आ रही थी कि ये नहीं करना। ठीक है, वो एक घरों में तो होगा कि जी ये मतलब प्राइवेटली सुनो, घर वालों के सामने नहीं सुनना टाइप सीन। और बाश नौजवान अलहदा गाते होंगे, एंड में वो पुलिस वाले का होता है। हाँ, वो लड़कियां जो हैं वो लड़कियां अलहदा गाती होंगी, लेकिन उस तरह घर के से। अब तो ये है ना कि मतलब मैं और आप भी अगर कमरे में इस तरह की चीज सुन रहे हैं तो वो हम अजीब से वो होगा, क्योंकि यार मतलब वो हमें टोटल से पता है कि ये नहीं कर सकते आप। सो मतलब, लेकिन ये फिर वही बात है कि अब ये हमारे वालिदैन जो जनरेशन है, ये कई ऐसी चीजें कहते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, और हमें इनको कराना पड़ता है कि भाई इजी हो जाए, इजी है। सर वो हर बंदे के घर में एक अंकल तो होता है ना,
कि मैं दसना। सो ये वो सारा जो है ना, ये मतलब अब जाहिर है दुनिया बदल। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब के हिसाब से उसको जज करना, उसको एज अ पर्सन, अगेन वो तो फिर भी बात रहे तो धार्मिक भी बना रहा था वो, उसको चाहिए थी ऑडियंस। उसको आप कुछ कहते हैं ना, उसको आप कहते हैं ISPR का कॉन्सर्ट है। उसने वतन के सजीले जवानों को के आगे 4 अंतरे लिख देने थे। वो तो ऑडियंस का आदमी था बेसिकली। तो सर बट बाकी अगर हम चले फिल्म की बाकी चीज़ों पे कर लें तो सेटिंग वाज ग्रेट। मतलब उसके अंदर जो उन्होंने जगहें दिखाई हैं, चीज़ें दिखाई हैं, वो बेहतरीन थी। रेफरेंस टू अमिताभ बच्चन भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो जो आता है कहता है यार कि उनके लिए हमने 300 लगभग 28 कुर्सियां लगी, तेरे लिए 1024 कुर्सी लगा दी। सर एक स्टार के लिए जो इंडिया से हो, उसके लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। अमिताभ तो एक टाइमलेस क्रीचर है ना, मतलब उसको तो हर वक्त ही वो फेमस थे। जब अपनी गुर्बत में भी फेमस एक बंदा था वो, तो उसको कह दिया कि यार उनके लिए 300 लगाई थी, आपके लिए 1000 लगाई है, प्रमोटर पागल हो गए। तो पाकिस्तानियों के लिए भी हाँ, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। और फिर मैं कहीं और पढ़ रहा था और ये आई एम श्योर हुआ होगा, ये एवं नहीं कह दिया होगा उन्होंने। ये हुआ होगा, और ये बड़ी इस बात में प्राइड लेता होगा। और मैंने कहीं सी और जगह पे ये भी पढ़ा था कि इसको एक दफा शायद श्री देवी ने भी ऑफर कर दी थी कि तुम आके फिल्म कर लो। राइट। और इसने बेसिकली वो कैलकुलेटर चलाया और इसको हिसाब इसने ये लगाया कि जितने दिनों का फिल्म का स्पेल है, मेरे इतने पैसे मारे जाएंगे, तो उतने उधर से नहीं मिलने जितने सर, और दूसरा कितना वो खूबसूरत एक चीज है कि आप पंजाब के किसी छोटे शहर या गांव के अंदर हैं, लेकिन वहां आप एक जैसे पॉप अप कॉन्सर्ट नहीं होता कि मतलब वो ट्रक सा खड़ा हुआ है, उसके सामने स्टेज लगी, उसके सामने वहां गांव के लोग आ गए और उनके लिए कॉन्सर्ट उसने दे हमारे, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या कहते अखाड़ा हैं, शायद। अखाड़ा शायद कहते थे। हाँ, अखाड़ा लगे वो ये कुश्ती होती कुछ है और, उसमें, हाँ, उधर उसके अंदर होता है, तो वो इसको भी अखाड़ा अखाड़ा कहते हैं। लेकिन सर वो कितनी खूबसूरत चीज है कि यार आप टोटली आप एक लोकलाइज हो के मजीद लोकलाइज हो चुके हो आपके म्यूजिक की हद तक, और वो उस बंदे ने उठा के उसको एक अपने लिए मुल्की नेशनल ग्लोबल चीज बना ली। तो बंदा तो टैलेंटेड था, जो मर्जी कर ले। वो तो जाहिर था, वरना लोगों को क्यों पसंद आता। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो ये कि अखाड़े से मुझे याद आया कि यहाँ पे पाकिस्तान में ना, यहाँ पे ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो होती है, जिसमें क्लासिकल गायक पूरे पाकिस्तान से आके गाते हैं, उसका तो सबको पता है। कोई जाए ना जाए, पता सबको है। एक यहाँ पे और चीज़ होती है जिसका अमूमन लोगों को नहीं पता होता, उसको कहते हैं मैदान। अच्छा। वो मैदान ये होता है कि उस साल में एक होता है और उसमें पूरे पाकिस्तान के तबला नवाज आते हैं। उफ। और सिर्फ तबला, वो एक दूसरे को वन अप कर रहे होते हैं कि फिर तो जुगलबंदी चल रही होती है। जुगलबंदी वन ऑन वन भी चलता है, फिर जुगलबंदी मुकाबला भी होता है, और उसमें सिर्फ तबला होता है। सर कितनी बड़ी आपने चीज बताई, और सर मैं गया नहीं आज तक, तो मुझे आपने लेके जाना है सर प्लीज, क्योंकि तबले से ज्यादा जबरदस्त और टेक्निकल और मजे की चीज में ड्रम्स किट लगी हो, लेकिन एक तबले वाला बैठा हो तो खा जी कमाल ही है। तो ये जो आपने जिक्र किया था कि वो एक पर्सनलाइज्ड, बिल्कुल लोकलाइज्ड, और ये वो सारा कुछ, ये मुझे एक और चीज ये लगती है कि दुनिया शायद वापस उस तरफ जा रही है। मतलब एक दौर था कि हम वो ग्लोबल हो रहे थे, अब दुनिया वापस उधर जा रही है कि वो बिल्कुल उसी तरह ना, कि जिस तरह अब कहा जा रहा है कि जी वापडा बंद करो, ये लेस्को बंद करो, बेसिकली मल्ला अपनी बिजली खुद बनाए, नेशनल ग्रिड का क्या तो क्या है। तो उसी तरह ये अब जो है ना, आर्ट का भी मुझे लग रहा है कि वापस, मतलब ये जो पेट्रियन है, मतलब वो पेट्रियन क्या है कि जी वो 50-100 बंदे कह रहे हैं कि दोस्त मैं तुझे संभाल रहा हूँ, तू ये कर, और बस बिल्कुल इसी तरह कर। वो देखे ना, वो जो 100 बंदा है जो कि मेरा ख्याल रख रहा है, वो मेरा ख्याल रख रहा है जो मैं कर रहा हूँ उस पर। अब अगर मैं मजीद ऑडियंस लेने के लिए, ग्लोबल होने के लिए अपनी चीज बदल देता हूं, तो ये 100 बंदा तो नहीं खुश, इनको तो मैं वैसे पसंद हूं जैसे मैं हूं। तो बेसिकली अब 100 बंदों का। सर वो आपको याद होगा कि वो मैंने एक पॉडकास्ट किया बाबर निजामी साहब के साथ, उन्होंने क्या बात की, प्रॉफिट निकालते हैं। एक जमाने में मैं भी उससे एसोसिएट था, फिर आपने और हमने कहा हम कुछ और करेंगे, बट प्रॉफिट चल रहा है। उन्होंने बात इतनी जबरदस्त की, वो कहते हैं यार कि प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग बेस्ड है, प्रिंट मीडिया है, ऐड मिलेंगे तो करेंगे, एडवर्टाइजर ऐड देता है तो एडवर्टाइजर आगे से ये भी कहते हैं यार कि साडा ख्याल भी रख लेना। अब प्रॉफिट जो है वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर इतना कुछ कमा पा रहा है कि वो कह रहा है यार कि एडवर्टाइजर के बारे में लिख भी दूं, चला भी जाए तो मैं बंद नहीं होऊंगा। बहुत बड़ी बात। तो ये सोचे ना, हम अपनी प्रिंट इंडस्ट्री में कह रहे हैं, तो प्रिंट इंडस्ट्री को मैं ये फिर भी लोगों को कहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं ना कि यार एक तासुर सा बन गया यार वो डाइंग इंडस्ट्री, नहीं हुआ। ये है कि प्रिंट क्या थी, ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल टेलीविजन क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। अब दौर आ रहा है नैरो कास्टिंग का, लोग जा रहे हैं उस नीश में जा रहे हैं, ये भी उस चीज की अक्कासी करता है।
हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी एक हद तक कर रहे हैं कि मतलब हमारा शो जो है वो बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस उनके बड़ा डाइजेस्टेबल है, दे लव इट, जिन्होंने कहा हमें चमकीला का रिव्यू कर, बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं कि यार कि यार नहीं देखना, सो विच इज फाइन, विच इज ग्रेट, आप ना देखें, लेकिन एक आपकी बेस लेवल ऑडियंस है जो देखना चाहती है, तो वो ग्रो होती रहे तो आप भी ग्रो होते रहेंगे, वो स्टैग्नेट हो जाए तो उनको कहेंगे पैसे दो करो हमें। तो ये सर सारा कुछ है, और आई थिंक हमने काफी ज्यादा चमकीला को डिस्कस कर लिया। अगर आपको पॉइंट रह गया तो हम उसको फिर धरा लगाएं, खत्म करें। हाँ, अगेन कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि जिसको आप बार बार देखो। हाँ नहीं वो नहीं है सर, मतलब वो जिस तरह आपने आज आते साथ ही जिक्र छेड़ दिया सत्या का, सर सत्या नहीं है ये, नहीं, लेकिन एक दफा देखने के लिए बेहतरीन फिल्म। बहुत जरूरी है सर, एक दफा देखने के लिए बेहतरीन फिल्म है। और फिल्मों का मेरे ख्याल में आगे यही होता जाएगा कि आपकी जो नेटफ्लिक्स के लिए आई है ना फिल्म, उसके अंदर वो क्वालिटी हो ही नहीं सकती कि आप बार बार को यार बार बार देखनी है, बार बार करना है। वो टेंट पोल बड़ी पिक्चर जो होती है ना उनका होता है कि आप बार बार देख सकते हैं। लेकिन सत्या जिसे आप हमसे छेड़ दिया आपने हमसे, तो सत्या सब क्या, मतलब मुझे लगा मैं पहली दफा देख रहा हूँ, हालांकि मैंने कुछ 10 दफा देखी होगी, लेकिन मुझे लगा ऐसे कि यार मैं सत्या पहली दफा देख रहा हूँ। तो सर बहरहाल चमकीला वेरी गुड, मतलब मुस्बत की रेटिंग 5/5। सर रेटिंग में चेंज करता रहता हूँ, तो 5/5 है सर इस मेरा ये है कि मतलब 4.5 कर लें। हाँ सर, 5 नंबर तो हर एग्जामिनर काटता है, चले काट लेते हैं। सर बहरहाल सर इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।